नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रहस्य कहानियाँ में। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो सुनकर शायद आज रात आपको नींद ना आए। ये कहानी है राहुल मेहरा की, जो हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने हमें अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी घटना भेजी है जिसे वो आज तक भूल नहीं पाए। तो अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब कहानी शुरू होती है राहुल की ज़ुबानी। मेरा नाम राहुल मेहरा है। आज से लगभग 5 साल पहले मैं पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर एक छोटे से शहर देवगढ़ गया था। वहाँ मुझे एक पुराना सरकारी हॉस्टल मिला जो शहर के बिल्कुल आखिरी छोर पर था। चारों तरफ सिर्फ खेत, पुराने सूखे पेड़ और रात होते ही एक अजीब सा सन्नाटा। हॉस्टल की इमारत इतनी पुरानी थी कि दीवारों का रंग उतर चुका था। गलियारों में हमेशा सीलन और किसी अजीब चीज की गंध आती रहती थी। शुरू में लगा कि ये सब बस वहम है, लेकिन कुछ ही दिनों में समझ आ गया कि ये जगह सामान्य नहीं है। वहाँ मेरे 3 दोस्त बने, अमन, करण और दीप। हम चारों एक ही कमरे में रहते थे। शुरू के कुछ दिन बहुत मज़ेदार रहे। रात भर बातें, हंसी मजाक, भूतों की नकली कहानियाँ। लेकिन हमें क्या पता था कि जल्द ही हम खुद एक कहानी बनने वाले थे। एक रात ठीक 12 बजे पूरे हॉस्टल की बिजली अचानक चली गई। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। हमने खिड़की से बाहर देखा तो पता चला सिर्फ हॉस्टल ही नहीं, पूरा इलाका अंधेरे में डूब चुका था। गर्मी और घुटन इतनी ज्यादा थी कि कमरे में बैठना मुश्किल हो गया। अमन बोला, भाई नीचे चलते हैं, थोड़ी हवा खा आते हैं। और बस यही वो फैसला था जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। हम चारों सीढ़ियां उतरकर हॉस्टल के पीछे की तरफ गए। वहां इतना सन्नाटा था कि हमारे कदमों की आवाज भी गूंज रही थी। कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर हॉस्टल के चौकीदार बैठे थे। उनका नाम था गोपाल काका। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, हाथ में पुरानी टॉर्च और आंखों में अजीब सा डर। जैसे ही हम उनके पास पहुंचे, उन्होंने टॉर्च की रोशनी हमारे चेहरों पर डाली और धीमी आवाज में बोले, लड़कों, आज की रात अच्छी नहीं है, अपने कमरे में वापस चले जाओ। करण हंस पड़ा। काका, अंधेरे से कौन डरता है? आप बताओ, आप अकेले यहाँ बैठते हो, आपको डर नहीं लगता? काका ने गहरी सांस ली और टॉर्च बंद कर दी। डर इंसान से लगता है बेटा, उन चीजों से नहीं जो दिखाई नहीं देती। लेकिन इस हॉस्टल के पीछे जो खेत है, वहां कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें कभी नहीं देखना चाहिए। हम सब एक दूसरे को देखने लगे और उत्सुकता डर से बड़ी हो गई। हम पास पड़े सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गए और काका ने हमें सुनाई उस पीपल के पेड़ की कहानी। करीब 10 साल पहले 3 लड़के इसी हॉस्टल में रहते थे और एक रात उन्होंने ऐसी गलती कर दी जिसकी सजा आज भी लोग भुगत रहे हैं। गोपाल काका ने अपनी आवाज और धीमी कर ली और चारों तरफ देखने लगे जैसे कोई हमारी बात सुन रहा हो। आज से करीब 10 साल पहले 3 लड़के इस हॉस्टल में रहते थे। उनके नाम थे विवेक, निखिल और अर्जुन। तुम लोगों की तरह ही शरारती, निडर और किसी की बात न मानने वाले। वो अक्सर आधी रात को हॉस्टल से बाहर निकल जाते और खेतों में घूमते रहते। एक दिन मैंने उन्हें चेतावनी दी, पीछे वाले पीपल के पेड़ के पास कभी मत जाना। वहाँ एक ऐसी रूह रहती है जो सिर्फ दिखाई देने का इंतजार करती है। लेकिन उन्होंने मेरी बात का मजाक उड़ाया। काका, भूत वूत कुछ नहीं होते। उन्होंने आपस में एक शर्त लगा ली कि आधी रात को वो उस पीपल के पेड़ तक जाएंगे और वहां 5 मिनट खड़े रहेंगे। उस रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, तीनों चुपचाप हॉस्टल की दीवार कूदकर खेतों की तरफ निकल गए। रास्ता कच्चा था, चारों तरफ झाड़ियां और हवा में अजीब सी ठंडक। जैसे जैसे वो पेड़ के पास पहुंचे, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। निखिल बोला, यार
अचानक इतना ठंडा कैसे हो गया? विवेक हंसकर बोला, डर गया क्या? लेकिन सच तो ये था, तीनों के शरीर में हल्की कंपकपी दौड़ चुकी थी। आखिरकार वो विशाल पीपल के पेड़ के सामने पहुंच गए। पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली हुई थीं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और 5 मिनट गिनना शुरू किया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। कुछ नहीं हुआ। 5 मिनट पूरे होते ही अर्जुन हंस पड़ा। देखा, काका हमें बेवजह डराते हैं। तीनों वापस मुड़ गए। लेकिन मैंने उन्हें एक बात साफ कही थी, वापस आते समय पीछे मुड़कर मत देखना। 2 लड़के सीधे चलते रहे, लेकिन अर्जुन को लगा जैसे पीछे से कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अर्जुन। वो रुक गया। उसने दोस्तों को आवाज दी, रुको, किसी ने मुझे बुलाया। लेकिन दोनों चलते रहे। और फिर अर्जुन ने धीरे से पीछे देखा, और जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। उसका शरीर सीधा था, लेकिन सिर पूरा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ। उसकी सफेद आंखें सीधा अर्जुन को देख रही थीं, और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन की चीख उसके गले में ही अटक गई। उसका शरीर पत्थर बन चुका था। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक चुके थे। विवेक पीछे मुड़ा और चिल्लाया, अर्जुन, क्या हुआ? चल जल्दी। अर्जुन कांपती आवाज में बोला, पीछे कोई है। दोनों दोस्त भी मुड़ गए, और अब तीनों उस चीज को देख रहे थे। वो औरत इंसान नहीं थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरे पर चौड़ी मुस्कान और आंखें बिना पुतलियों के। वो चल नहीं रही थी, वो जमीन पर सरक रही थी, धीरे धीरे उनकी तरफ। निखिल चिल्लाया, भागो। तीनों पागलों की तरह हॉस्टल की तरफ भागे। उनके पीछे कुछ हवा को चीरता हुआ तेजी से आ रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था वो चीज अब उनके बिल्कुल पीछे है। विवेक हांफते हुए, दरवाजा खोल, जल्दी खोल। तीनों हॉस्टल के अंदर घुसे, सीढ़ियां चढ़े, कमरे तक पहुंचे और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। तीनों पसीने से भीगे थे, सांसें टूट रही थीं। उन्हें लगा अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। उनके मुंह से भाप निकलने लगी। फिर गलियारे में किसी के चलने की आवाज आई, घिसकने की आवाज, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर रेंग रही हो। आवाज धीरे धीरे उनके दरवाजे के सामने आकर रुक गई, और फिर दरवाजे पर खरोचने की आवाज शुरू हुई, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी फाड़ रहा हो। निखिल कांपते हुए बोला, वो हमें ढूंढते हुए यहां आ गई। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजे के छेद से देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो पीछे हटा, दरवाजे पर इतनी जोर की टक्कर हुई कि दरवाजा कांप उठा। तीनों पूरी रात जागते रहे। सुबह की पहली रोशनी आई और उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे के अंदर आई। विवेक ने गहरी सांस ली। लगता है बच गए। तीनों धीरे धीरे अपनी जगह से उठे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी, उनकी चीख निकल गई। अर्जुन वहीं बैठा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। वो पलक तक नहीं झपका रहा था, बस दीवार के एक कोने को घूर रहा था। निखिल घबराकर बोला, अर्जुन भाई क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। विवेक ने उसे हिलाया, और अचानक अर्जुन हंसने लगा। एक ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं थी, वही हंसी जो उन्होंने उस औरत के चेहरे पर देखी थी। निखिल पीछे हट गया। यह अर्जुन नहीं है। उसी दिन दोपहर हॉस्टल में हड़कंप मच गया। पीछे वाले खेत में
एक लड़के की लाश मिली। वो लड़का विवेक था। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ जम चुका था, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसान देख ही नहीं सकता। निखिल की हालत भी खराब हो गई। वो बार बार अपनी गर्दन खुजलाता और कहता, वो मुझे देख रही है, वो कमरे के कोने में खड़ी है। कुछ ही दिनों में निखिल पागल हो गया और अर्जुन, वो अचानक हॉस्टल से गायब हो गया। कभी नहीं मिला। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हुआ। लेकिन मैं जानता हूं ये सब क्यों हुआ। काका की आवाज़ धीमी पड़ गई और हम चारों पूरी तरह खामोश हो चुके थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हम चारों के गले सूख चुके थे। गोपाल काका ने देखा कि हम बेहद डर चुके हैं, तो उन्होंने माहौल बदलने के लिए कहा, चलो तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, लेकिन याद रखना ये भी इसी इलाके की है। हॉस्टल से कुछ दूरी पर एक पुरानी हवेली है। लोग उसे शर्मा हवेली कहते हैं। करीब 2 साल पहले एक लड़का वहां रहने गया था। उसका नाम था रोहित। साथ में उसका दोस्त साहिल भी रहता था। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन उसका आधा हिस्सा सालों से बंद पड़ा था। एक रात दोनों कमरे में बैठकर गेम खेल रहे थे। अचानक साहिल रुक गया। भाई, वहां कोई बैठा है क्या? रोहित ने टॉर्च जलाई। कमरा खाली था। रोहित हंस पड़ा। डरपोक, कुछ नहीं है। लेकिन साहिल का मन नहीं माना। उसने मजाक में मोबाइल निकाला और पूरे कमरे की वीडियो बनाने लगा। जब उन्होंने वीडियो देखी, उनके होश उड़ गए। वीडियो में साफ दिख रहा था, दीवार के पीछे से एक छोटा बच्चा निकल रहा था। उसका शरीर जला हुआ था, खाल काली पड़ चुकी थी और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। वो बच्चा रेंगते हुए कैमरे की तरफ आ रहा था और वीडियो के अंत में उसने अपना हाथ कैमरे की तरफ बढ़ाया और वीडियो अचानक बंद हो गई। वीडियो देखते ही रोहित और साहिल के हाथ कांपने लगे। साहिल घबराकर बोला, ये हमने रिकॉर्ड किया है ना? रोहित ने फोन छीन लिया। ये मजाक नहीं है। उन्होंने तुरंत कमरे की लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। तभी कमरे में बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। एक दर्द भरी, कमजोर और डरावनी आवाज, जैसे कोई बच्चा बहुत दर्द में हो। साहिल फुसफुसाया, ये आवाज उस बंद हिस्से से आ रही है, हवेली का वो हिस्सा जो सालों से बंद था। रोहित हिम्मत करके दरवाजे के पास गया और कान लगाकर सुनने लगा। अचानक दरवाजे पर अंदर से ठक ठक हुई, छोटे हाथों की दस्तक, जैसे कोई बच्चा बाहर आना चाहता हो। साहिल रोने लगा, दरवाजा मत खोलना। रोहित ने दरवाजे के नीचे की दरार से देखा और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। दरार के नीचे आग की लपटें दिखाई दे रही थीं, जबकि वहां कोई आग नहीं थी। और रोने की आवाज और तेज हो गई, माँ, दरवाजा खोलो। अगली सुबह उन्होंने हवेली छोड़ दी और पड़ोसियों से सच पता चला। सालों पहले उस हवेली में आग लगी थी। एक माँ अपने बच्चे को कमरे में बंद कर बाहर गई थी और वो बच्चा जिंदा जल गया था। तब से वो अपनी माँ को ढूंढ रहा है। और कभी-कभी कुछ आवाजें सिर्फ आवाज नहीं होती, वो किसी का अधूरा दर्द होती हैं। हम चारों कहानी सुनकर थक गए थे, लेकिन डर अब भी हमारे भीतर घुला हुआ था। हम धीरे धीरे अपने हॉस्टल के कमरे में लौट आए। बिजली अभी भी नहीं आई थी। हमने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और एक ही बिस्तर पर बैठ गए। समीर बोला, शायद हम काका के डरावने किस्सों से ज्यादा डर गए हैं। राहुल खामोश था। वो खिड़की की तरफ देख रहा था। कमरा दूसरी मंजिल पर था और खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था। तभी खिड़की के कांच पर किसी के टकराने की आवाज आई।
शुरुआत में हमने सोचा कि कोई चिड़िया होगी, लेकिन फिर आवाज बदल गई। अब किसी ने नाखूनों से कांच को खुरचना शुरू किया था। हमारी धड़कनें तेज हो गईं। समीर फुसफुसाया, ऊपर दूसरी मंजिल पर कौन हो सकता है? हमने धीरे धीरे पर्दा हटाया और जो हमने देखा उसने हमारी रूहें हिला दी। वो वही औरत थी जिसका जिक्र काका ने किया था। सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे, सिर पूरी तरह पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था और आंखें बिना पुतलियों वाली। उसने खिड़की पर अपना गला काट हाथ पटकना शुरू कर दिया, जैसे कांच तोड़ना चाह रही हो। उसकी मुस्कान चौड़ी थी, दांत पीले और नुकीले। हम डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। और अचानक उसने एक तेज चीख मारी। एक इंसानी नहीं बल्कि रूहानी चीख, और अंधेरे में गायब हो गई। लाइट वापस आ गई, लेकिन हम रात भर नहीं सो सके। अगली सुबह हमने अपना सारा सामान पैक किया। नीचे उतरे तो देखा कि चौकीदार गोपाल काका अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे थे और हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान में अजीब सा रहस्य था। अच्छा है तुम लोग बच गए। हर कोई उस रात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमने कुछ नहीं कहा और टैक्सी में बैठकर वहां से निकल गए। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन वो रात अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आज भी जब मैं अकेला होता हूँ और अचानक बिजली चली जाती है तो मुझे लगता है कि कोई खिड़की के बाहर खड़ा है और मुझे घूर रहा है। इंटरनेट पर खोजने पर मैंने देखा कि इस हॉस्टल के पास एक औरत की हत्या हुई थी। उसका सिर पीछे फेंक दिया गया था और तब से वो अपनी खोई हुई आत्मा को ढूंढ रही है। जो भी उसे देखता है वो उसका शिकार बन जाता है। लेकिन चौकीदार काका कौन थे? ये आज भी एक रहस्य है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उस हॉस्टल में सालों से कोई चौकीदार ही नहीं था। हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन डर अब भी हमारे साथ है।